आप शायद नहीं जानते होगे कमिटमेंट की कितनी बड़ी पावर होती है। करके देखो आज अपने आप से कमिटमेंट। जिस दिन कमिटमेंट करोगे, पूरी इंद्रियां ही नहीं, मौत भी आपकी मुट्ठी में होगी। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, उनका रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। तो वही कमिटमेंट था कि आज मैं आपके सामने बैठ करके बात कर रहा हूं। ये कमिटमेंट की पावर है। कमिटमेंट से आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो आपको फिर डिसिप्लिन में ला देगा, वो आपके अंदर डेडिकेशन ला देगा। बिल्कुल। वो आपको एक नई प्रेरणा दे देगा, एक ऐसी शक्ति दे देगा जिससे आप, चाहे आपका शरीर क्षीण हो जाए, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति को क्षीण नहीं होने देगा। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, उसको यहां पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकलता हुआ देखा। बगल में से बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, उसके सीने से फेफड़ों को बाहर निकलते हुए देखा। इस तरह से कुछ ही पल के अंदर मैंने अपने तमाम साथियों को खो दिया था। लोग कहते हैं कि हम 62 में हारे, हम हारे नहीं, हमने हराया है। हमने हराया। जब 120 2000 को मार सकते हैं, तो एक अगर 800 चढ़ जाते तो कितने हजारों को मार। पहले जब आजादी के बाद जस्ट, तो कितने लंबे चौड़े बंदे होते थे, शुद्ध खाना था, 1-1 किलो घी, देसी घी इंसान पी जाता था। आज 250 ग्राम पी लेगा तो बाथरूम से नहीं निकलेगा। उनमें पचाने की, मेहनत करने की क्षमता थी, बड़े गठीले शरीर वाले थे। फौज के अंदर शहरों के बच्चे बहुत कम जाते हैं, आज भी कम जाते हैं, गांवों के बच्चे जाते हैं। जब इस वर्दी को पहनते हैं, अपने आप में फक्र महसूस होता है, गर्व आता है, जुनून पैदा होता है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और कई बार सोचता हूँ, स्कूलों में देखता हूँ टीचर सब कुछ नहीं बोलते, डांटते तक नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ आ गया कि भैया आप डांट नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, इवन पेरेंट्स नहीं मार सकते अब। लेकिन फ्यूचर के लिए आप उनको तैयार सही नहीं कर रहे हो, ये मेरा मानना है। हिंदुस्तान की वास्तविक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। आज हमने वही तो छोड़ने लगे, तभी तो हम थोड़े से वीक होने लगे हैं। जीवन एक ऐसा सफर है जो हमको ना जाने कहां कहां तक लेकर जाता है। एक नन्हा सा बच्चा जो रात को चूल्हे पर जब माँ रोटियां बनाया करती थी, तो अपने पिताजी से बातें कर उनकी बातों को सुनकर मोटिवेट होता था, अपने भाई से सीखता था कि कैसे खेती किसानी करनी है, पर उस वक्त ये नहीं सोचा था कि क्या करने जा रहा हूं। कैसे एक बचपन में 6 साल का बच्चा कैसे इस जिद पर अड़ जाता है कि उसको बीड़ी पीनी है, कैसे जब सेना में भर्ती होता है तो लड्डुओं को कुछ और समझ लेता है, और कैसे वही बच्चा एक दिन देश के लिए परमवीर चक्र बन जाता है। आज हमारे साथ हैं देश के लिए, आज हमारे साथ हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर, जो परमवीर चक्र विजेता है। आज मैं बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूं स्टूडियो में उनके साथ बैठने में। शायद हमारे शो का, हमारे पॉडकास्ट शो का ये सबसे बेहतरीन एपिसोड होगा, जहां मैं आज इस कुर्सी पे बैठकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं कि यार मैं उनके साथ बैठा हूं। तो इस शो को पूरा देखना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में एक मोटिवेशन की लहर दौड़ा देगा। सर, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। मतलब फ्रैंकली टेलिंग यू, मैं ना बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ आज आपको यहाँ देखकर। मैंने शायद 99 में तो कारगिल का युद्ध हुआ था, जब उसका LOC कारगिल मूवी आई थी, तब जो मनोज वाजपेयी जी ने आपका किरदार निभाया था जी, मतलब तब से ना वो पूरी मूवी देख के ना एक बहुत ज्यादा एक जोश भर जाता था अंदर देख के। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे साक्षात्कार करूंगा, यहाँ बैठकर आपसे मिलूंगा। पर इससे पहले हम शुरुआत करें, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। ये सर आपके लिए। अभी इसको मैं पीता नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये बीड़ी का बंडल मैं सर को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। सर की किताब है, जो सर की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें सर ने एक किस्सा बताया है। सर, मैं चाहूंगा आप ही वो किस्सा बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बचपन में कुछ न कुछ
जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, और ये संगत और रंगत का जो है जीवन में बड़ा असर होता है, जीवन को 36 डिग्री टर्न कर देती है। तो कुछ उस समय बचपन था, लड़कपन था, बच्चे गांव में कोई बीड़ी पी रहा था, कोई तम्बाकू खाता था, एक किसी ने दिया, बोला ले मार सुट्टा और सुट्टा मारे। तो ये एक धीरे धीरे सुट्टे वाली आदत शुरू हुई। तो घर वालों को पता चल गया, क्योंकि इसकी जो धुआं निकलेगा वो तो कमरे में फैलेगा, इस्माइल तो फैले नहीं है। और इस्माइल से बड़े भाई ने देखा कि ये तो बीड़ी की खुशबू है, बीड़ी पीता है, तो कौन कहेगा कि पीता हूँ, बोला नहीं पीता। तो वहां से जब तलाश किया, देखा तो ये बंडल निकला। फिर उन्होंने उस आदत को छुटाने के लिए काफी पिटाई किया, इसको छोड़ दे, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बचपन से पता नहीं क्या एक जिद थी, छोड़ूंगा तो अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, किसी के दबाव से नहीं। बहुत पिटाई किया। पिटने के बाद फिर कई दिन तक मैं खाना नहीं खाया। 7 दिन होता है, 7 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर एक पिटाई भी होती रही, लेकिन खाना नहीं खाया। पूरा हमारे पड़ोस के, आसपास के ताऊ, चाचा, भाई सब आकर के रिक्वेस्ट करे, खुशामद करें कि बोला यार खाना तो खा ले कम से कम। खाना तभी खाया जाएगा जब बीड़ी पी जाएगी। बीड़ी कोई देने को तैयार नहीं। फिर एक जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, पुलिस में थे, वो ले गए अपने घर। तो बोला चल खाना खा ले। खाना तो हमारे घर में भी है, खाना तो मैं भी खा सकता हूँ। तो फिर मगर बीड़ी पिलाओ फिर खाना खाओ। तो कितने साल के थे तब? तब मैं होऊंगा 13-14 साल का। 13-14 साल में बीड़ी पीने की जिद। हाँ। फिर वो जिद थी। अब वो उन्होंने बोला बीड़ी पिएगा तभी खाएगा। मैं कहा, बोला तू सिगरेट पी। मैं नहीं सिगरेट नहीं, बीड़ी पी दूंगा। उन्होंने बीड़ी दिया, बोला खाना खा ले। मैं कहा नहीं, खाना हमारे घर में नहीं। वो छोड़ दिया मैंने। उनके वहां से आ गया, खाना तो नहीं खाया, सो गया। मुझे मालूम था कि घर वाले सब नाराज हैं। अब उन घर वालों को कैसे मनाना है? तो जो गोबर का ढेर होता है, जो पशुओं का, जो तो वो वहाँ ढेर था। मुझे लगा कि यार रात को सोते समय यार इसको अगर तू डालना खेत में शुरू करेगा तो ये मदद के लिए आएंगे, बोलना शुरू करेंगे। तो मैंने 4 बजे अपना बुग्गी और जो हमारा वो बैलगाड़ी थी उसको जोड़ा, खुद अपने फावड़े से उससे भरने लग गया। एक में डाल करके आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले 2 बुग्गी तो मैं डाल ही आया था। तो तीसरी बुग्गी जब भर रहा था तो तब पिताजी ने माताजी को बोला कि इसको रोटी देते ना। तो मम्मी आई, बोला रोटी खाएगा? मैं क्यों नहीं खाऊंगा, काम नहीं कर रहा। तो वो फिर इस तरह से, और फिर उसके बाद मन में अपने आप ही आया, छोड़ यार, अब मैं छोड़ूंगा। वो हैबिट थी, शायद उसने मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बनाया कि जब वो गोलियां मार रहे थे तो उसकी पीड़ा नहीं हुई थी। वो जिद थी कि जो बचपन की जिद, वहां जिद वो काम आई। अगर वो जिद शायद वहां ना करता मैं, तो शायद वहां पर भी मैं आज जिंदा नहीं होता। पर जिद शायद एक आदमी के स्वभाव को दर्शा रही थी उस समय। हाँ, किसी आदमी का नेचर जो होता है वो बचपन से ही वो स्वभाव दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जिद वाला स्वभाव जो आपका था वो था, मतलब बचपन से। हाँ, ये बचपन से जिद थी उस टाइम पे, और वो जिद ही थी। अभी जैसे छोटे बच्चे को जिद करने लग जाते हैं तो हम उसको पीटते हैं, ये करते हैं। कई बार उसमें क्या है, नकारात्मकता आ जाती है। लेकिन मेरे केस में उस समय नकारात्मकता नहीं आई, मैंने उसको सकारात्मक लिया। अब हर एक व्यक्ति उस समझ में शायद नहीं होगा। हम जिद करते हैं भाई, कई बार उसकी पूरी कर देते हैं। आज जिद पूरी करिए, कल फिर जो दूसरी जिद करेगा। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरे साथ वो ही एक जिद थी। बाकी एक ये भी जिद थी कि मुझे फौज में जाना है। माँ ने बोला था
फौज में मत जा, पुलिस में चला जा। मैं कहा नहीं जाना तो फौज में जाना। तो वो भी एक जिद हो गई थी। भाई ने, फादर ने जब 12th में आया था बोला भर्ती देख ले। मैं कहा 12th कर लेता हूँ उसके बाद देखेंगे। बोला नहीं, अभी भर्ती निकल रही है और 10 अक्टूबर की भर्ती, चला जा। माँ को पता होता है बच्चे की, उसकी ताकत का, उसकी कमजोरी का सब कुछ मालूम होता है माँ को, क्योंकि माँ ने पिता से 9 महीने ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि 9 महीने उसने पेट में रखा है। उसकी हर चीज, अच्छी बुरी आदतों का पता होता है। बोला इसको मत भेजो, अगर ये गया तो ये भर्ती होकर के ही आएगा। तो उन्होंने मजाक में, पिता ने भी, भाई ने भी बोला हाँ इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा वैकेंसी निकालिए क्या। और मैं चला गया, फिर गया, फर्स्ट में जो है रनिंग पास हो गया, उसके बाद मेडिकल हुआ वो पास हो गई, रिटन टेस्ट हुआ वो पास हो गई। एक हमारे गांव में था, वो बोल रहा था तू नहीं भर्ती होगा। मैं भर्ती होकर के दिखाऊंगा। जिद थी। और भर्ती होकर के जिस दिन मेरा जो है एनरोलमेंट आया कि आपको उस दिन रिपोर्टिंग करनी है और आप भर्ती हो गए, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उस दिन माँ ने बोला देखा मैंने क्या बोला था कि ये भर्ती हो जाएगा। तो ये इस तरह की अगर जिद होती है तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। सर मेरा ना, आपने और भी पॉडकास्ट करे हैं, मैंने इस पॉडकास्ट से पहले आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुने, मैंने बहुत सारे आपके जो जोश टॉक वगैरह और भी कई चीज़ें मैंने सुनी आपकी। जनरली मैंने एक चीज़ देखी कि हर किसी में या तो लोग आपसे आपके टाइगर हिल के बारे में पूछते हैं कि वहाँ आप कैसे लड़े, क्या हुआ, जनरली वो सब चीज़ों के बारे में बात थी। पर जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तब मुझे एक चीज़ फील हुआ कि वो जो टाइगर हिल की कहानी है जिसके कारण आज आप परमवीर चक्र हैं, वो तो उस बच्चे की कहानी है जो वहां तक पहुंच गया, लेकिन जो देश को और जो अभी की जनरेशन को जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो उस बच्चे से मिलता है, वो उस बीड़ी की कहानी से मिलता है। क्या वो जिद ना पाके रहना चाहिए, इसलिए मैंने शुरुआत इस बीड़ी के बंडल से की थी। ओके, बिल्कुल। और मैं टाइगर हिल पे आऊंगा, पर मैं अभी भी पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोग सुने और जाने आपके बारे में। एक बार आपके भाई ने, जिनसे आप शायद बहुत इंस्पायर्ड भी हैं अपने बड़े वजह से, उन्होंने आपको थप्पड़ मार दिया था और आप जाकर गन्ने के खेत में छुप गए थे, और शायद वहां भी आप रात भर, जहाँ पे कि डर था कि शायद जानवर वानवर आ सकते हैं, तो वहां भी आप छुपे रहे। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे समझ में आया कि आपके पिताजी आपको लेने आए वहां पर उन्होंने कुछ फोर्स नहीं किया, कुछ डांटा वाटा नहीं, बल्कि आपके भाई से कहा कि जाके कंबल बस्तर ला दे, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, क्योंकि उन्हें भी यकीन था कि ये रात को बाहर आएगा जरूर। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बस क्योंकि फादर बीमार रहते थे, तो अभी खेती ही एक घर चलाने का जरिया था। और भाई उस समय 7th क्लास में था, उन्होंने हल चलाना शुरू कर दिया, खेती की बागडोर उन्होंने। अब वो अकेला 7th में, लगभग 12-13 साल का बच्चा अकेला कैसे करे, उसको सपोर्ट चाहिए। मैं उससे 3 साल छोटा था, तो वो बोला 5वीं में होंगे आप। हाँ, तो एक काम कर, बोला मैं वहां पे कर रहा हूँ, मम्मी आती है और मम्मी मेरी मदद कर रही है, तू जो है कम से कम ऐसे कर कि घर का जो है, जो पशु है उनको थोड़ा संभाल, दूध निकालना है, उनको चारा डालना है, घर की साफ सफाई, ये सब कुछ तेरा जुम्मे। तो एक थोड़ा सा टोकूंगा इसमें, आपके पिताजी कि बीमार थे, तो वो शायद मतलब कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है, वो कहाँ शायद सिस्टर के पास गए थे कहीं, और इलाज के लिए चले गए थे। तो वो सिस्टर के पास यहाँ फरीदाबाद आ जाते थे, तो यहीं से उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस टाइम पे घर पे आए हुए थे, अब बच्चे थे तो खेलने का भी था, खेलने गया था, उस दिन पशुओं का दूध नहीं निकला, तो उन्होंने जो है मुझे पिटाई कर दी। तो एक थप्पड़ मारा उस दिन, तो मैं नाराज हो गया, अभी क्या करना, गुस्सा था, भाग गया मैं घर से। मैं जाकर के गन्ने के खेत में रहा, वो पीछे पीछे आए। अपने ही खेत में था, किसी दूसरे के खेत में नहीं था, तो वहाँ बैठा रहा मैं खेत में, गन्ने के खेत में, बहुत देर तक वो शोर मचाते रहे। पहले तो मैं
वहाँ गन्ने खेत में हमारे में एक शीशम का पेड़ था, पहले तो उसके ऊपर बैठा, फिर रात भर प्लानिंग करता रहा। जब अंधेरा हो गया, यार जंगली जानवर भी हैं, रात को तू यहाँ रहेगा तो वो तेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो रात को क्या होगा, रात को छत इस पे चलेंगे, पेड़ पे। पेड़ पे तो मैं इतना कंटिजेंसी प्लान सारे रेडी, पूरी प्लानिंग कि इस पे जाकर के और कैसे इसमें 2 डंडे से फंसाऊंगा, फिर आराम से लेट सकते हैं इसमें। तो वो पूरा बना लिया। फिर मैं वहां से उतरा, वो शोर मचाते रहे, ला जा आजा आजा, फिर मैं सुन भी रहा था, सब सुन रहा था। फिर उन्होंने, पिताजी ने कहा कि तू एक काम कर बड़े भाई से, तू जा घर, और ठंड का मौसम था, बोला तू मेरा जो है यहाँ पे कंबल अम्बल लिया, निकलेगा ये तभी जाएंगे। तो वो वहाँ पे बैठ गई। अब फिर मुझे लगा यार देखो पिता बीमार है, यहाँ आएगा तो वो और बीमार हो जाएंगे मेरी वजह से, नहीं। फिर मैं निकल करके बाहर आया और फिर उनके साथ में रात को वापस गया। इस कहानी के बाद जो हुआ ना, वो लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक परफेक्ट पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है। तो वो तो फिर वहां पे जब गए, जा करके उन्होंने कुछ नहीं कहा, पीटा नहीं, मारा नहीं, कुछ पर भाई से एक थप्पड़, भाई से फिर एक थप्पड़ लगा। फिर भाई ने मुझे कहा, काम बिगाड़े आप ना जग में होत हंसाए, काम सुधारे आप ना जग में होत बढ़ाए। यानी अपना काम अगर अच्छा होगा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, बोलेंगे देखो फलाने के लड़के हैं, बीमार होने के बावजूद घर की कंडीशन ऐसी, लेकिन इन्होंने अपना घर को संभाल लिया है। और अगर हम खेल कूद में रहेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी, घर बिगड़ेगा, तो लोग हंसेंगे, अरे इन पे संभाला नहीं गया, अरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, अगर संस्कार देते तो ये घर को संभाल लेते। तो वो बड़ी टीस पहुंची फिर अंदर। तब भाई से मैंने थप्पड़ भी खाया, फिर उनसे वो सीख ली कि नहीं, अब मैं खेलने भी नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो उतने ही समय के लिए जब मेरा काम होगा। तो मैं उस दिन के बाद पूरा घर का जितना भी जो है पशुओं को खेत से चारा लेके आना है, काटना है, उनको डालना है, दूध का है, गोबर का है, झाड़ू लगाने का, सब कुछ हम करते थे। फिर उसके बाद जिंदगी ट्रेंगल में आ गई। सुबह पहले उठते ही खेत में जाना, गन्ने काट करके आने या कुछ ज्वार काट करके आना, जो चारा काट करके जो है डाल करके आना। फिर वापस आए, नहाए, पशुओं को नहलाया। बड़ा भाई का दूर स्कूल था, वो तो टाइम से जल्दी चला जाता था, मेरा नज़दीक था, तो पशुओं को नहला करके उनका गोबर इकट्ठा किया, झाड़ू लगाया। तो मम्मी के पास इतना समय होता था कि अपना हमें खाना वाना बना करके, हमारा पैक लंच तो उस टाइम पे नहीं जाते थे, तो वो और फिर वो खेत में चली जाती थी। हम स्कूल से आते तब तक वो खेत में होती थी। स्कूल से वापस रिटर्न आए, किताब में बैग रखा, फिर वापस खेत में गई मम्मी के पास, जो उन्होंने जो चारा काटा था उसको फिर बुग्गी में भरना, उनके साथ में फिर वापस आना, आने के बाद वो काटना। तो यानी ऐसे ही होकर के 3-4 बज जाते थे। फिर वो तो शाम को फिर खेती में चले जाते। तो ये ट्रेंगल में ही जिंदगी बीतने लगी। सच में कभी जब बहुत छोटे रहे होंगे तब जो है दिल्ली देखी होगी, दिल्ली ही नहीं देखी थी। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है बुलंदशहर, वो तक नहीं देखा था। जो मेरे नजदीक 2 शहर थे, एक सिकंदराबाद, एक गुलाउठी, जो कस्बे थे, वहाँ इसलिए जाना पड़ता था ताकि जो डीजल इंजन था, डीजल लेने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था। तो बस डीजल लाए वापस आकर के, और ये होने लगा। लेकिन फिर वहाँ बहुत कुछ सीखने को हमें जीवन में जिंदगी ने सिखाया कि जैसे डीजल इंजन है, कई बार खराब हो जाती, मशीनरी खराब हो गई। हम इतने बच्चे थे तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी कहाँ से ठीक होगा, कैसे होगा। तो पड़ोसियों को जो है हम कहते भाई हमारा जो है इसका इंजन का पंप खराब हो गया, ये हो गया। बोला ये तो मेरठ बनेगा। हाँ, उसमें अगर 100 रुपए लगने होते थे, 500 ले लिए, तो 500 लेते थे।
बोला भाई हमें किराया भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। वो एक्चुअल में आज एहसास होता है कि लोग एक मजबूरियों का बड़ा फायदा उठाते हैं। तो आज ये समझ में आता है गरीब पैदा होना तो किस्मत में है, लेकिन अगर गरीब मरता है ना तो उसकी कायरता है। बहुत बड़े शब्द है। हमें अपने आप को कभी गरीब नहीं रखना। हम अपने आप के लिए कभी जो है ये नहीं, हमें ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, ये माइंड दिया, इन हाथों से हम कमा सकते हैं, माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर है, एक इंसान के अंदर इतनी ताकत है, धरती पर किसी जीव के पास ताकत नहीं है। तो हम उस शक्ति का जो हमें ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करके हम गरीब क्यों रहे? तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो वो चीजें बहुत सीखी, जो हमारे पहले बैलगाड़ी होती थी, अभी वो भैंसा बुग्गी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो कभी जो भैंसा होता था वो डाल देता एकदम से, तो उसकी बम जो होती वो टूट जाती थी। ठीक है, उसको भी फिर वहीं शहर से ही वो मिलती थी। उसके लिए भी हमने देखा। फिर जब बड़ा भाई थोड़ा सा 9th में जब आया तो उसने फिर तो ये तो मशीनरी कभी कभी खराब होनी भी है, नुकसान भी होना। बोला अब मैं जा करूंगा। तो वो जाने लगा। तो उसने जब आकर के बातचीत करते थे शाम को बैठ करके, बोला कितना हमसे ले लेते हैं? उस समय मेरठ तक का किराया 15 रुपए लगता था। क्योंकि जब जाओगे तभी पता चलेगा, जब आप जाओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। और वो 150 रुपए बताते थे। कितना कमाते। तो लेकिन भाई ने फिर सोचा, बोला अब नहीं, अब हम अपना आप करेंगे। और जो भी है फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे। फिर उसने भाई ने 10th किया, 12th किया। 12th के बाद उसने भर्ती देखना शुरू किया। वो भी आर्मी में ही थे, टेक्निकल उसमें। हाँ, तो वो पहले तो जीडी की भर्ती देखी, लेकिन वो नहीं हो पा रहे थे। फिर क्लर्क की भर्ती देखी, उसमें भी नहीं हुआ। फिर जेल पुलिस की देखी, उसमें भी नहीं हुआ। फिर वो BSc अपना करने लगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो मेरठ से, ये है गुलावटी में, ये उसका कॉलेज था। अच्छा। तो उसी कॉलेज BSc सेकेंड ईयर में थे। अच्छा। जब BSc सेकेंड ईयर में आए तो जब टेक्निकल की भर्ती निकली तो वो टेक्निकल में सिलेक्शन उनका हो गया। उस समय भी, क्योंकि आज जो हमारे नौजवान हैं वो सोचते हैं बिना सोर्स के, बिना रिश्वत के भर्ती नहीं हो सकते, जबकि गलत सोच है। आर्मी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि सोर्स न सोर्स नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, लेकिन दलाल बहुत बैठे हैं, बहुत दलाल बैठे। अच्छा। उस समय भी दलाल थे। मेरे भाई को बोला कि मैं तुम्हारा ये इसको भर्ती करा दूंगा। तो भाई ने बोला नहीं, मैं अपने आप हो जाऊंगा। लेकिन फिर हमारे एक था भाई, मेरे मन में था, फादर के में था, मदर के में, अगर ये एक भर्ती हो जाए, एक बच्चा लग जाए तो घर की स्थिति सुधर जाएगी, एक सरकारी नौकरी हो जाए घर में। तो हमने कहा ठीक है यार, तुम कराओ। तो उससे दलाल से बात हुई, गांव का ही था, बात होगी। बोला इतने पैसे लूंगा। हाँ ठीक है। तो बोला कल मेडिकल है भाई, जाना। हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, वो तो घर में सो रहा है। तो फिर अगले दिन जब मेडिकल हुआ, भाई मेडिकल में पास हो गया। वो आया, बोला वो तो वहां गया ही नहीं। मैं कहा नहीं गया था, हमने दोपहर तक तो देखा था वहीं पे, घर पे ही था वो तो। बोला फिर उसको शाम को बुलाया, भाई तू गया? बोला नहीं। अच्छा तू ये बता। बोला मैं फोन कर दिया था, हो गया काम। कैसे, क्या बोला था तूने? बोले मैं बताया था जितेंद्र सिंह फलाना। बोला वहां नाम नहीं बोलता बेटा, वहां चेस्ट नंबर बुलाया जाता है। तो बता मेरा चेस्ट नंबर क्या है? तो ऐसे धोखाधड़ी वाले लोग आज भी हैं। तो उसने फिर बोला मैं कराऊंगा। बोला तू कुछ कराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना आप हो जाऊंगा। बोला मैं तेरे को होने नहीं दूंगा। वो धमकी देने लगा। मगर भाई धमकी मत दे। भाई में काबिलियत थी, पढ़ा, उसमें रिटन पावर बहुत अच्छी थी, मैथमेटिक्स फिजिक्स। तो उन्होंने बोला तू रोक के दिखाना। बोला तेरा नंबर नहीं आएगा रिटन में। कैसे नहीं आएगा? मैं लिख करके आया हूं कॉपी में, कोई उसको काटेगा नहीं।
और नहीं तो मैं दोबारा से उसको कॉपी को निकलवा लूंगा अगर तेरी ऐसी चल रही भी होगी। वैसे बाकी तेरे को कोई पूछता नहीं। तो ये चीजें सिर्फ चलती रहे तो देखते रहे। फिर वो भाई भर्ती होकर के चला गया और जब मेरी बारी आई तो तब मुझसे बोला तुझे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा मगर तू मुझे रोक करके दिखा। तो ये चीजें जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं ये जीवन को बहुत कुछ सिखाती हैं। तो वहीं से बचपन से सीखने लगे। कभी दोपहरी में काम कर रहे खेत में, अभी हमारे धान लगाना होता है जो जून और जुलाई के अंदर, पानी गर्म, नीचे से पानी ठंडा, ऊपर से गर्म, ऊपर से धूप। तो वो जो तपन होती है वो तपन इंसान को मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथ पैदा करती है। सर्दी वो हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो ये जो एक खेत में जब काम करता है तो वो किसान एक बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार स्वयं ही भर देता है और वो ताकत ही इंसान की परिस्थितियों में काम आती है। आज मैं जब देखता हूँ नौजवानों के पास जाता हूँ तो मेंटल और इमोशनल इतने वीक हैं कि एक फिजिक्स में नंबर कम आ गए, मैथ में नंबर कम आ गए, बोर्ड में नंबर कम आ गए। उनमें इतनी स्टेमिना नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। मेरा एक्चुअली सवाल था इस पे, मैं पूछने वाला था आपसे, जैसे कि आपने जो गांव में दिन गुजारे बचपन में, क्योंकि मैं सोचता हूँ जितना हम बचपन में जो मेहनत करते हैं या हम जिस अभाव में रहते हैं वो हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है आगे लाइफ में कुछ करने के लिए। अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, मुझे गांव का आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कैसे हैं बच्चे, पर शहरों में से हम देखते हैं कि बच्चे सभी लगभग एक सेमी लग्जरी लाइफ में तो जीते ही कि भाई एसी स्कूलों में जा रहे हैं, एसी बसों में जा रहे हैं, घर में एसी लगे हुए हैं, हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे कितनी भी गोलियां चला रहे हो। पर क्या ये उनके लिए सही है? और आने वाले टाइम में, क्योंकि जब जनरेशन उस क्या कहते हैं उस पीड़ा को और उस मेहनत को नहीं झेलेगी तो आगे जाके आर्मी में कैसे भर्ती होंगे और क्या इसका इम्पैक्ट आगे आर्मी पे भी पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कई चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे पूरे देश पे पड़ता है। देश की ही एक संस्था आर्मी भी है कि हमारी जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, परिवार से गांव बनते, गांव से एक सोसाइटी बनते, सोसाइटी से फिर अपना प्रदेश है, देश, इस तरह की व्यवस्था है। तो जो परिवार में जो इस तरह का जो पहले 5 साल बच्चे के जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में वो समझता है और बहुत सारी चीजों को धारण करता है। पहले उसी टाइम पे उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि 5 साल के बच्चा जो है बाहर खेलने चला जाता है, पार्क में जाएगा या वहां जाएगा। उस टाइम उसके इमोशंस में जो स्ट्रेंथ आने लगती है, इमोशंस को वो किस तरह वीक कर रहा है या स्ट्रेंथ कर रहा है, ये उस परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। उनके आसपास के जो पेरेंटिंग है, जो चाचा है, ताऊ है, दादा है, दादी है, उनके ऊपर निर्भर करता है। आज क्यों कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची तो है ही नहीं। आज तो हम अकेले, बीवी है, बच्चे हैं, मैं पति है, सही बात। फिर उसके बाद पार्क और एक हाथ में मोबाइल है। एक हाथ में मोबाइल है। उस टाइम पे मोबाइल था नहीं। थोड़ा सा भी ऐसे नहीं है कि आज के बच्चे गलती कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। थप्पड़ पड़ते थे, डंडे पड़ते थे। आज तो स्कूलों में हाथ नहीं लगा सकते। आज स्कूल में ये भी था उस टाइम पे। तो अगर स्कूल में पिटाई हुई और हमने कोई झगड़ा भी कर दिया, मास्टर को पता चल गया, हम चाहे हम वहां पिट के भी आए ना तो घर भी पिटेंगे, क्योंकि मास्टर ने देख लिया, पहले जाकर के शिकायत कर देगा। तो वहां घर वाले ये नहीं पूछेंगे तेरी गलती थी कि नहीं थी, पहले वो 4 मारेंगे, उसके बाद पूछेंगे अच्छा ये बता अब क्या हुआ था। बोला उस बच्चे ने ऐसे कर दिया था इसलिए मैंने मारा। अच्छा तब तो पिट लिए अब तो हम। तो वो जो पिटने से जब हम रोते थे वो इमोशन से स्ट्रॉन्ग होते। अब आज हम अपने बच्चे को फूल की सेज पे रखते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को ना हम पीटते हैं तो ना हमारा कोई
दूसरा कोई पीट सके। कबीरदास ने बहुत अच्छा दोहा जब लिखा था, है ना, गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े खूट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या बात है। जब तक चोट नहीं पड़ेगी, ये तो कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी को भाई पानी से गूंथना पड़ता है, फिर उसको चाक पे चढ़ा करके उसका एक नई आकृति बनाता है। बन गई आकृति, लेकिन उसमें कोई क्षमता नहीं है। आपने बच्चा है, उसमें कोई संग्रह करने की क्षमता नहीं है। उसको वो बना करके नीचे रखता है, धूप में सुखाता है, फिर सूखी मिट्टी लगाता है, फिर उसको थपकी से पीटता है, तब धीरे 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 करके वो मिट्टी टाइट होती है। और जब वो टाइट होती है फिर उसको आग में तपाता है, तब जाकर के उस बर्तन का एक स्वरूप बन करके, ताकि उस बर्तन में कुछ वस्तुएं संग्रह करने की क्षमता होती है। आज वो कच्ची मिट्टी है, इसको ना धूप में तपा रहे हो, ना आग में पका रहे हो, तो इसमें आप क्या चीज संग्रह कर सकते हो? संग्रह की क्षमता ही नहीं। और जब संग्रह की क्षमता नहीं है तो इसीलिए सुसाइड है। देखो, मुझे यही लगता है कि क्योंकि हम ये संग्रह की जो तपाई होनी है वो होती नहीं है। मुझे बहुत एक मन में ना कई बार मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में देश की आर्मी, जिसमें तो बिल्कुल तपे हुए लोग चाहिए, पता नहीं वहां क्या होने वाला है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और कई बार सोचता हूँ। स्कूलों में देखता हूँ टीचर सब कुछ नहीं बोलते, डांटते तक नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ आ गया कि भैया आप डांट नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते, इवन पेरेंट्स नहीं मार सकते आप। लेकिन फ्यूचर के लिए आप उनको तैयार सही नहीं कर रहे हो, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए गाँव में अभी भी पिटाई होती है, क्योंकि मैं तो गाँव से ताल्लुकात, हम तो हर महीने घर जाते रहते। गांव में अभी भी बच्चों की पिटाई होती है और बच्चे, ऐसा नहीं है कि वहां पर भी इस शहरी माहौल का असर ना पड़ा हो, गांव के ऊपर भी असर पड़ा है। लोगों के बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है, लेकिन पिटाई भी है पिटाई। शहरों में पिटाई नहीं है। शहरों में पिटाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो है, एक चीज मेरी समझ में ही आती थी कि जब कोई पीटता था तो पिटाई के बाद बच्चा बहुत देर तक रोता, तो चाची आ जाती थी, दादी आ जाती थी, ताई आ जाती थी, वो उसको चुप करने की कोशिश करती। यहाँ तो किसको कोई आएगा नहीं। तो यहाँ अब जब ज्यादा देर तक बच्चा रोता है तो माँ परेशान हो जाती है। तो अब माँ सोचती है बच्चा परेशान रोए नहीं, ताकि मैं परेशान ना हो। पतिदेव है नहीं, पतिदेव तो जॉब में है, या अब तो ये भी हो गया कि पति और पत्नी दोनों जॉब में है। तो अब बच्चा के क्या करे? बच्चे को तो सच में अब माँ बाप मिलते ही नहीं है। छोटे जो 5 साल की अवस्था है उसमें बच्चे कहाँ मिले? जब तक बच्चा सो रहा होता है तब तक ये अपना टिफिन बना करके ड्यूटी चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं 9-10 बच्चे, जब तक बच्चा सो जाता है। तो बच्चे में जब आपके गुण नहीं जा रहे हैं तो बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे? वो तो जिसके पास रहेगा, चाहे वो आया के पास है, चाहे बोर्डिंग में आपने डाला हुआ डे बोर्डिंग के अंदर, वहां किस तरह से बच्चे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये 10 साल की अवस्था में पता चलता है। सही कह रहे हैं। क्या क्या उसने सीखा है, क्या नहीं है। फिर वो आप कह के देखना कुछ भी नहीं सुनेगा भी नहीं, और ज्यादा करोगे तो बोला मैं पंखे पे लटक जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब मरने का शब्द पहले गाँव में बोलते थे ना, मर जाऊंगा, पहले 4 डंडे मारते थे और फिर बोलते थे बोल चल मर के दिखा तू अभी। तो अब माँ बाप डर जा रहे हैं कि यार अभी एक तो 2-2 बच्चे तो हैं, अरे इसको कुछ हो गया तो, अगर नहीं करोगे तब भी तो कुछ हो रहा है ना, हो तो दोनों तरफ से हो रहा है। तो इसको पका लो, पका हुआ फूटेगा और ये तो बिल्कुल ऐसे बिखर जाएगा। मत करो ऐसा। तो ये चीज जो फौज के अंदर शहरों के बच्चे बहुत कम जाते हैं, आज भी कम जाते हैं, गांवों के बच्चे जाते हैं, और गांव के बच्चे उतनी मेहनत वाले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गांव में भी अभी उतनी मेहनत बच्चे नहीं कर रहे। तो वो कहीं ना कहीं असर सेना के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी मैं परसों एक एयरफोर्स स्टेशन में था, तो वहां जवानों से जब बातचीत कर रहा था मैं, तो वहां एक सवाल उठा, एक बहुत उनकी अगर
अवस्था के बारे में बात करूं तो 55 साल के थे। एयरफोर्स में तो 58 साल तक होते हैं। अच्छा। और नौकरी 32-33 साल 34 साल के आसपास थी उनकी। बोला सर, और क्या आज की फौज पहले जैसी थी या पहले जैसा काम करेगी? तो मैं कहा, और एक लेडी ऑफिसर थी, उसने भी पूछा। मैं कहा, मैम बिल्कुल होगा। वक्त और हालात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं कहा, जब आज से मैं 29 साल पहले मैं भी जब भर्ती होकर के गया था, जो हमारे पहले वाले सीनियर थे तो हमको वो प्लास्टिक फौज बोलते थे। अच्छा। और जब वो खुद भर्ती हुए होंगे तो उनको भी बोला गया होगा कि यार बड़े ही कमजोर है। मैं कहा, देखिए खान पान इन्वायरमेंट का असर हमारे शरीरों पे पड़ रहा है। पहले जब आजादी के बाद जस्ट तो कितने लंबे चौड़े बंदे होते थे, हैं, शुद्ध खाना था, 1-1 किलो घी, देसी घी इंसान पी जाता था। आज 250 ग्राम पी लेगा तो बाथरूम से नहीं निकलेगा। उनमें पचाने की, मेहनत करने की क्षमता थी। बड़े गठीले शरीर वाले थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा, हमारा सब कुछ खान पान चेंज होने लगा, तो जो शारीरिक ताकत थी वो थोड़ा सा कम हो गई। तो जब हम गए तो हमसे भी बोला गया प्लास्टिक फौज है। मगर सर यही प्लास्टिक फौज 99 में पाकिस्तान के चने चबा दिए। तो मैम जो आज की जो भर्ती है, मानता हूं हमारे से शरीर में कम है, बट जब अगर जरूरत पड़ी तो यही प्लास्टिक फौज, जिसको आज इनको प्लास्टिक फौज बोल रहे हैं, यही प्लास्टिक फौज, यही मोबाइल फौज हिंदुस्तान का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। क्योंकि जो ट्रेनिंग हमारी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम तप्त भट्टी में तपते 9 महीने, और वो तप्त भट्टी हमें हमारे जो भाव और भावनाएं हैं उनको परिवर्तित कर देती है एक फौजी के रूप में। आज जो वर्दी पहनी है ये एक फौजी की वर्दी है, और ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। इसमें लाखों सैनिकों का खून समाहित है। जब इस वर्दी को पहनते हैं अपने आप में फक्र महसूस होता है, गर्व आता है, जुनून पैदा होता है। और तभी क्योंकि हमारा जो फौज का एनवायरनमेंट, बड्डे सिस्टम, सेक्शन है, प्लेटून है, कंपनी है, भाईचारा है, एक दूसरे से के एक अटैचमेंट है। ऐसा अटैचमेंट शायद हम अपने घर में नहीं होगा। वहां पे एक जैसे माँ और बच्चे का होता है, ऐसे होता है। तभी तो जब साथी सामने वाला आगे चल रहा होता है ना, अगर गोली सामने से आ रही है तो पिछले वाला आगे वाले को धक्का दे देता है, तो इधर हट, मैं मरता हूं तेरे लिए। तो ऐसे होता है, पीछे वाला अगले वाले को धक्का देगा तो अगले वाला पीछे वाले को धक्का देगा। यानी हम अपने साथी के लिए मर जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग से आता है, ये इन्वायरमेंट से आता है, ये कल्चर से आता है। वहां की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है हमारी फौज की, वो अलग है। वो हर चीज को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। हिंदुस्तान की वास्तविक जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। आज हमने वही तो छोड़ने लगे, तभी तो हम थोड़े से वीक होने लगे हैं। नहीं तो हम कभी वीक हो ही नहीं सकते। मैं कल पढ़ रहा था, एक उसने सीधा बोला कि जो है पश्चिम ने पूरब वालों को, यानी हिंदुस्तान वालों को सपेरों का देश कहा। बोले तो सपेरों का देश है, बीन बजाते हैं, ये करते हैं। अरे हमने जो ना इसको मजबूत किया है, तुमने इसके ऊपर काम किया तो हमने इसके ऊपर काम किया। ये डेवलप हो गया, अगर ये वीक है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपका ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये बिल्कुल वीक है, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो ईक्यू अगर मजबूत है आपका, तो आईक्यू अपना बढ़ जाएगा। तो हमने आईक्यू के ऊपर जोर दिया, हमने ईक्यू के ऊपर जोर दिया। हमने जीना सिखाया इंसानों को कि यार जब हम ये माइंड, ये दोनों चीज एक साथ अगर जुड़ती हैं, ये अगर इसको हम सोचें कि आटा है, पानी यहाँ है, इमोशंस,
आटे से रोटी नहीं बनती है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैं बेटा रोटी किसकी बनती है? बोला सर आटे की बनती है। बोले मेरे आटा ले ले, बना दे। नहीं नहीं नहीं, पानी मिलाना पड़ेगा। पानी कहाँ से आएगा? इमोशंस। वो चीज जब तक हमारी, हम इसलिए इमोशंस जो को मजबूत करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए हमारा देश पश्चिम की संस्कृति से इमोशंस वीक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मशीनों का उपयोग किया। अरे हिंदुस्तान, क्योंकि मशीन क्या है? इमोशंस हीन है, उसमें इमोशंस नहीं है। उसको तो बटन दबाओ चल देगा। हमारे यहाँ आत्मीयता है, इमोशंस है, तभी हमारा भाईचारा है, तभी हमारा मेल मिलाप है, और तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आज एक सैनिक नहीं लड़ता है, पूरा देश लड़ता है, पूरा देश लड़ता है। आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1980, सही बोल रहा हूँ ना? यस। आप मुझसे बस 7 दिन बड़े हैं। मेरी है 17 मई 1980। अरे वाह। तो जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, मैं कहा 99 में जब सर टाइगर हिल पे पहुंच गए तब तो हम कॉलेज में लड़कियां देख रहे थे। मतलब इट वाज सो इंस्पायरिंग। यस। सर फौज के ऊपर आते हैं, मतलब क्योंकि पॉडकास्ट का भी एक लिमिट है, बहुत लंबा तो हम नहीं बात कर पाएंगे, वरना चाहूँ तो मैं, मन तो कर रहा है कि बहुत कुछ बात कर लूं। तो फौज में जो मूवी में भी दिखाया गया, आपके एक बड़े गहरे मित्र थे, उनका नाम भी योगेंद्र सिंह यादव था, थोड़ा उनके बारे में भी बात कर लें। बिल्कुल। हाँ, वो योगेंद्र यादव जी यहाँ हस्तिनापुर के थे, मेरठ। अच्छा, मेरठ में रहा हूँ 3 साल। हाँ, तो हस्तिनापुर एक जगह पर थी, कि वो रहने वाले थे। सीनियर थे, 10 साल सीनियर। अच्छा, 10 साल सीनियर थे। सर्विस में भी 10 साल सीनियर थे। तो हाँ, एक नजदीकी थे, तो एक दोस्ताना हुआ। फिर उस दोस्ताने से जो है, फिर क्यों दोस्ताना इसलिए होने लगा क्योंकि मैं लगभग उन्हीं की टीम में रहने लगा। तो हम कंपनी कमांडर की टीम में रहते थे, हम घातक में रहते थे, तो साथ में जाना, साथ में आना, और फिर वो ऐसे धीरे धीरे और दोस्ती होगी। फिर क्योंकि बड्डी सिस्टम होता है ना, बड्डी तो ये समझो कि उसका सब कुछ है। आपके बड्डी वही थे? हाँ, हम दोनों बड्डी थे। वो लड़ाई में भी साथ में, फिर ऐसा हुआ कि लड़ाई में भी साथ में आए, और मुझे वो किस्सा, मुझे वो पल याद है कि जो जाने से पहले ना, एक दिन अगले दिन जाना है हमने अटैक के लिए। बोला हलवा बना ले यार। मगर कैसा, सूजी का या आटे का? आटे का बना। ठीक है, आटे का हटवा बनाया। तो और भी थे मेरठ के दूसरे, बोला आ जाओ रे, हीरो ने आज हलवा बनाया। तो इधर के ये परतापुर साइड के 2-3 जाट थे। बोला हीरो ने हलवा बनवाया है, तो जाटों ने चूरमा बनाया, भाई आ जाओ मिल करके खाएंगे। हाँ ठीक है। तो बोला किसने बनाया? बोला इसने बनाया। अच्छा भाई, खाया पिया चले गए। वो मेरी शादी में आया था। 1 महीने पहले हुई थी आपकी? 1 महीने पहले शादी हुई थी। मैं सबको निमंत्रण दिया था, सब छुट्टी पे थे उस टाइम पे। एक मैं बड़ा खुश नसीब उसमें, समझो मेरे जो नजदीक के जो थे लगभग उस समय शादी छुट्टी पे थे, और उस समय मेरी शादी। आपकी शादी पे किताब में भी आपने मेंशन किया है। तो वो शादी में आए। मेरी 5 मई की शादी थी, वो 13-14 मई को छुट्टी काट के चला गया था। तो जब मैं गया था वापस छुट्टी काट करके, तो तब वो बैटल चल रही थी, लड़ाई। तो तोलोलिंग फतेह होने के बाद जब हम वापस उतरे थे 20-22 दिन के बाद, सबकी दाढ़ियां बनी हुई थी, चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था। तब वो बोला कि मिठाई लाया रे? मैं कहा हाँ लाया हूँ, मिठाई लाया हूँ, घी भी लाया हूँ। तो क्यों आया? क्यों? और क्यों नहीं आना? छुट्टी खत्म होगी तो आना तो है ही यार। आप लोग यहाँ पे हो तो मैं कैसे रह सकता हूँ? और सच में उस समय, क्योंकि जो बचपन से सपना देख रहा था कि युद्ध लड़ना है, आज वो मौका आया है, उसको कैसे छोड़ देता। फिर नीचे उतर के आए, हम नदी में नहाने भी गए। 22-25 दिन के बाद में नहाए उस दिन। फिर टाइगर हिल की तरफ मोबिलाइजेशन हो गया। टाइगर हिल से पहले जो
तोलोलिंग हाँ तोलोलिंग में आप लड़ नहीं रहे थे, मैं तोलोलिंग में आप फाइटिंग पोर्टर्स हाँ आप वो सामान शायद एम्यूनिशंस को पहुंचाने का काम बिल्कुल, मेरे उसमें एम्यूनिशन और राशंस को, और आप शायद 18 घंटे आपने पहाड़ों पे चढ़ा और उतरे। वो देखिए, जब हम कई बार ऐसे भी होता ना कि जैसे हमने बहुत कुछ डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, हमने सब कुछ हो गया, फिर लगता है यार मेरा एक होता ना सपना सा कि इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा वो होगा। मैं जो सपना देखता था यार, जब लड़ाई होगी तो बंदूक होगी और मैं लड़ रहा हूँगा, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो बंदूक नहीं बल्कि थैला थमा दिया, बोला पहले ऐसे कर। वहाँ 15 जवानों की टीम थी हमारी। वहाँ ऊपर पहले दिन तो बड़ा कठिन हुआ, दूसरे दिन एहसास हुआ यार गोली चलाना आसान है, ये काम बहुत कठिन है। क्योंकि सर सुबह उठ करके सामान लेकर के चलना है, ऊपर से लगातार गोलियां चल रही हैं, उनके 20 से 30 किलो का सामान आपकी पीठ पर, 20-25 किलो वजन लेकर के चलना, अम्नेशन भी है, राशन भी, उनको जो फॉरवर्ड में लड़ रहे हैं वो कंटिन्यूटी पहुंचाना है, चेन सिस्टम होता है हमारा, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फिर जब दूसरे दिन जो मैं गया, मैं कहा यार ये जो बंदा है ना जिसको मैं आज राशन और अम्नेशन दे रहा हूँ, ये इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि मैं इसके पास लगातार ये सामान पहुंचा रहा हूँ, और इसको भरोसा है कि जो हमारे जो पीछे जो जवान है ये रुकेंगे नहीं, मुझे यहाँ पर नियत्ता नहीं करेंगे। तो उस सोच ने मुझे इतनी ताकत दी कि हम 3 जवान 22 दिन तक ना सोए थे, ना खाया था, ना पिया था, ना रुके थे, ना थके थे, बस चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान भी बनी कि तीनों जवान फिजिकल मेंटल बहुत स्ट्रांग है। सर मैंने पता सवाल क्यों पूछा आपसे, एक्चुअली मैं बीच में अभी रजांगला की बैटल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने पूरा पढ़ा भी उनके बारे में, कुलपी यादव जी उन्होंने बुक लिखी है, वो भी आए थे तो उनसे ही बात हुई। उस रजांगला की बैटल में वो शायद हम जीत जाते, मेजर शैतान सिंह के अंदर जो थे सारे अहीर जवान थे उसमें भी, बिल्कुल वो हम जीत जाते। प्रॉब्लम केवल इतनी थी कि कोई वहां पर सामान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि नीचे वालों को पता ही नहीं था कि ऊपर युद्ध चल रहा है। यस, उनके पास जो 600 गोलियां बची थी वो उनसे ही लड़ते रहे, उनको सामान पहुंचाने वाला कोई नहीं था। और शायद ये इम्पोर्टेंस, आप जो काम कर रहे थे वो इम्पोर्टेंस शायद वहां से जुड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा सप्लाई चेन कट हो गया तो आगे वाला कितनी देर तक लड़ेगा? वो तो पिछले वाले पे भरोसा कर रहा है ना, बिल्कुल, कि भाई अगले वाला जो पीछे है वो मेरे पास लगातार राशन, अम्नेशन, वेपन्स कंटिन्यू लाएगा, वो लड़ता रहेगा। और यही तो रजांगला में हुआ, क्योंकि वहां बटालियन कमांडर ने बोल दिया, ब्रिगेड कमांडर ने बोल दिया भाई शैतान सिंह भाटी से कि अपनी कंपनी को विड्रॉ कर ले। बोला सर विड्रॉल तो मेरी कंपनी नहीं होगी, खास करके मैं नहीं होऊंगा। जवानों से पूछा तो जवानों ने भी मना कर दिया, जब मेरा कंपनी कमांडर नहीं जा रहा तो मैं नहीं जा सकता हूँ। कंपनी कमांडर एक पिता होता है कंपनी का, जैसे सीओ एक बटालियन का बाप होता है, तो वो तो उसका भाई भी है, पिता भी है। तो जब वो नहीं जा रहा तो वो कैसे जा सकते हैं? और पीछे से सपोर्ट नहीं हुआ सच में, कि उनको अगर वहां पे सप्लाई मिल जाती, सप्लाई चेन चली जाती, तो शायद 114 जवान वो शहीद ना होते। 5 से 6 अटैक उन्होंने झेले, 5 से 6 अटैक, 2000 से ज्यादा चाइनीजों को मार दिया। लोग कहते हैं कि हम 62 में हारे, हम हारे नहीं, हमने हराया है। हमने हराया। जब 120 2000 को मार सकते हैं, तो एक अगर 800 चढ़ जाते तो कितने हजारों को मार, तो बिल्कुल सर, ये तो कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा ये हर चीज पे लागू है। आप देखो घर के अंदर, घर भी तो उसी का संवरता है। आप कमाने वाले हो, यानी आप फॉरवर्ड में लड़ रहे हो, जो हमारी बीवी हैं, हमारे बच्चे हैं, वो क्या है? वो हमारा सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। तो ये सपोर्ट सिस्टम जब कट ऑफ होता है तो फॉरवर्ड वाला अपना आप वो हो जाता है। तो ये हम बहुत चीजें, सब कुछ जो है एक ये पूरा स्पिरिचुअल है, बिल्कुल आध्यात्म है। इसलिए आध्यात्म कहता है शरीर की शक्ति से हम कुछ दूर चल सकते हैं,
लेकिन आत्मिक शक्ति से हम बहुत दूर चढ़ सकते हैं। गजब सर, बिल्कुल सही। और आज इसके प्रमाण पूरी दुनिया देख रही है। वो जो बेचारी शीतल है, हाथ नहीं है, पैरों से गोड़ लगाती है। हाँ? एक दीपा मलिक है। हाँ? दीपा मलिक है, व्हील चेयर पे, हड्डी टूटी हुई, लेकिन आज भी दुनिया को मोटिवेट कर रही है। एक मैं वहां पे महापात्रा थी, एक लेडी, आईएएस का सिलेक्शन, शादी होने वाली, एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूटी, व्हील चेयर पे, उसने शरीर कंडम हुआ, माइंड नहीं हुआ। आज वो न जाने सैकड़ों आईएएस बना चुकी है। तो मन की शक्ति ये तो हिंदुस्तान ने दिया कि है स्पिरिचुअल, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, इससे आप दुनिया के हर काम को कर सकते हो, और यही सिखाया है। तो वहां जब लड़ाई चल रही थी तो इतनी शरीर की शक्ति जरूर काम आती है, लेकिन उससे कहीं बड़ी शक्ति हमारे मन और आत्मा की थी, जिससे जवान 13,000 से 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गए। चेहरों से खून टपक रहा है, गोलियां एक एक करके एक एक साथी के सीने को पार करती चली जा रही हैं, लेकिन पैर नहीं कर पा रही। उसका भी कारण था। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, माँ युद्ध में जाने से पहले बेटे को विजय तिलक लगाती है और ये कहती है, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना है। कोई माँ अपने बेटे को कायर नहीं कर सकती। यहाँ की जो पत्नियां हैं, वीरांगना हैं, वो भी अपने पति को कायर नहीं देख सकती। कायर पति को तो छोड़ देती है, वो भी अपने पति को योद्धा देखना चाहती है, वीर देखना चाहती है। मांग में सिंदूर रहे या न रहे, लेकिन मेरा जो मांग का सिंदूर है उस पर मैं गर्व कर सकूं। बहन कोई अपने भाई को कायर देख सकती है? पीठ दिखा करके भागे, कभी नहीं। बोला राखी बांधी है ना, ये हाथ पे कलाई, तो बोला मेरा जो कलाई वाला जो हाथ ऐसा होना चाहिए कि देश उसके ऊपर गर्व करे। कोई बच्चे, यहां तक बच्चे, आज की जनरेशन चाहे कैसी भी है, आज की जनरेशन भी अपने बाप को जो है ना कायर नहीं देख सकती। उसको कहे कि बोला मेरा पापा जो ना फक्र महसूस करना चाहते। तो ये हमारी संस्कृति रही, तभी तो ये कोई आज की, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ये आज की लड़ाई नहीं है, 5,000 साल पूर्व की। महाभारत में कितने लाखों लोगों ने युद्ध लड़ा और वीरता, उससे रामायण हुई, फिर उसके बाद युद्ध चलते रहे। तो ये तो युद्धों की धरती रही है। लोग आते रहे, युद्ध होता रहा, और इस धरती ने ऐसी बेटे और बेटियां पैदा की कि जिन्होंने जो है अपने अदम्य साहस, वीरता, शौर्य से इस देश के गौरव को बढ़ाया, इसके मान को बढ़ाया। उन्हीं का खून तो हमारे रगों में बह रहा है। बिल्कुल। तो आज कैसे हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में वो ताकत नहीं है? हिंदुस्तान में वो ताकत है। सर, तो इसके बाद आपको टाइगर हिल बोला गया, जो आप जब से मुझे समझा रहे थे ना, स्पिरिचुअल जो ताकत है, वो स्पिरिचुअल ताकत ही थी जो आपको टाइगर हिल तक ले गई। बिल्कुल, वो थोड़ा उस टाइगर हिल वाली, बिल्कुल वो स्पिरिचुअल ताकत थी। मैं उस टीम का सबसे जूनियर सिपाही था। 21 जवानों की टीम थी। 19 साल के थे आप? 19 साल का था, और 21 जवानों की टीम। सबसे, अगर जो शारीरिक रूप से अगर मैं कहूं तो मैं उनसे सबसे कमजोर था। मुश्किल से 50 किलो वजन होगा मेरा, लेकिन हाँ, मन और आत्मिक ताकत बहुत थी। मैं शुरुआत में देखता था, यार इतने बड़े बॉडी बिल्डर लोग हैं, आगे आगे चल रहे हैं, यार मैं कैसे चढ़ पाऊंगा? लेकिन मैंने देखा वो हिम्मत हारे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं उनका सामान लेकर के भी चढ़ा। और वहां जब हम पहुंचे ऊपर
तो साथ ही चढ़ पाए। तो व्यूअर्स को बता दूं, टाइगर हिल 17,500 फीट, बिल्कुल 17,500 फीट ऊंची पहाड़ी जो बर्फ बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन नहीं थी। 100 मीटर चलने के बाद फेफड़े फूल जाते थे, सांस फूल जाता था, रुकना पड़ता था, फिर चलना पड़ता था, और रात में ही चलना होता और था। आप 4 दिन चले। 4 दिन, 2 रात 1 दिन, और तीसरी रात को तो हम केवल 7 जवान ही ऊपर पहुंचे। अचानक से फायर खुला, रास्ता कट ऑफ हुआ और 7 जवान 5 घंटे तक लड़े। और उस पल को शायद शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन होगा। जयशंकर प्रसाद ने जब वो जो लाइनें लिखी, आज सब वो साक्षात्कार हो रही हैं, बिल्कुल सत्यार्थ हो रही हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल ना हो। सब कुछ विपरीत था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और ये सब क्यों? क्योंकि वहां टीम वर्क होता है। मेरा जो टीम लीडर था हवलदार मदन, उसने 24 साल की फौज का अनुभव था, उम्र का तजुर्बा था, उससे जोश जुनून हमें भरता रहा, हम लड़ते रहे। वो ऊपर थे आपके साथ कि वो नीचे रह गए थे? 7 में से एक वो 7 में से एक। वो 7 लोग कौन थे? आप थे, योगेंद्र सर थे, हाँ, मदन जी थे, मदन जी थे, मेरा एक ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट ग्रेनेडियर अनंत राम था, नरेश था। तो ये ऐसे और दूसरी कंपनी के भी बंदे थे। तो ये हम 7 ऐसे मिलकर के थे। वहां इतना द्वंद्व युद्ध जो हम पढ़ते हैं किताबों में, द्वंद्व युद्ध की आमने सामने से भर, चारों तरफ से गोलियों की बौछारें ही बौछारें थी। आप 7 थे, वो शायद 30-35 लोग थे। 30-35 थे। पहले वो 10-12 आए, 10-12 में से हमने मार दिए। फिर वो 30-35 का झुंड आया, क्योंकि 50-60 मीटर ऊपर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। एक कंपनी 150, 150, लेकिन वो एक प्लेटून, जैसे 30-35 की एक प्लेटून होती है, एक एक के बाद वो आते रहे। जो 30-35 आए, तब 5 घंटे तक लड़े। हमने आज तक दोस्तों अपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है कि किस तरह से शरीर पर गर्दन नहीं थी और धड़ 2 कदम तक चला, जमीन पर गिरा। जब गर्दन कट करके जमीन पर गिरी, चारों तरफ खून की बौछारें थी। इन आंखों से देख रहा था, हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था, उसको यहां पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकलता हुआ देखा था। बगल में से बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, उसके सीने से फेफड़ों को बाहर निकलते हुए देखा। इस तरह से कुछ ही पल के अंदर मैंने अपने तमाम साथियों को खो दिया था। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। बहुत रिचेक उन्होंने जो है दोबारा से गोलियां मारकर रिचेक करने की कोशिश करी, कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। तो आपको पहले से ही एक हाथ में और एक पांव में गोली लग चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिर आपके हाथ और पांव में ये कट गया था, ये यहाँ ये कट गया था, पैर में नीचे से यहाँ से फट गया था। फिर वो जब गोलियां मारने लगे तो देख रहा था कि ऐसे बॉडियां उछलती थी। फर्स्ट में उसने यहाँ पे मारा, पैर में मारा, मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, लेकिन उस समय उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में पर्पज होगा तो पैशन होगा, पैशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि जो पैशन, वो पागलपन, वो दीवानगी हमारी शरीर की सारी शक्तियों को एक साथ एकत्रित कर देती है। मन इस शरीर से अलग हो जाता है। पीड़ा मन से होती है, शरीर से नहीं होती है। मन तो लक्ष्य पर था, साथियों के पास था, इसलिए उस पीड़ा को सह पाया मैं। यकीन हो गया। फिर उन्होंने बूट की ठोकरें मारी, पत्थर मारे, गालियां दी,
सब कुछ बड़ा सहता भी रहा, देखता भी रहा, और फिर उन्होंने हथियार उठाने की चेष्टा करी, नीचे वाले पोस्ट पर हमला करने की कोशिश करी। पर आपने एक चीज जरूर लिखी है इसमें कि आप मन में इतना दृढ़ निश्चय थे कि जब तक कि सीने या सिर में गोली ना लगे, जब तक कि मैं मरा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब वो हथियार उठाने लगे तो गोलियां मारने लगे, जब वो नजदीक आए तब मन मस्तिष्क में एक विश्वास पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं जिंदा रहूंगा। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें एक पात्र था पितामह भीष्म, उसने जीवन में प्रतिज्ञाएं करी थी, अपने आप से कमिटमेंट किया था। आप शायद नहीं जानते होंगे कमिटमेंट की कितनी बड़ी पावर होती है। करके देखो आज अपने आप से कमिटमेंट। जिस दिन कमिटमेंट करोगे पूरी इंद्रियां ही नहीं, मौत भी आपकी मुट्ठी में होगी। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, उनका रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। तो वही कमिटमेंट था कि आज मैं आपके सामने बैठ करके बात कर रहा हूँ। ये कमिटमेंट की पावर है। कमिटमेंट से आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो आपको फिर डिसिप्लिन में ला देगा, वो आपके अंदर डेडिकेशन ला देगा। बिल्कुल, वो आपको एक नई प्रेरणा दे देगा, एक ऐसी शक्ति दे देगा जिससे आप, चाहे आपका शरीर क्षीण हो जाए, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति को क्षीण नहीं होने देगा। और आत्मशक्ति और आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है, और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ऐसे भी भाला फेंक दिया तो मुड़ करके देखता नहीं है, पहले से कह देता गोल्ड मेरा है। ये होती है आत्मशक्ति और आत्मविश्वास की ताकत। तो वही था, नीचे जाना है। 19 साल का लड़का, चारों तरफ बॉडियां पड़ी हैं, वो भी छत विछत अवस्था में। कल्पना करके देखिए कि वो बच्चे की दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी उस समय भी। एक बार भी ये नहीं सोचा था कि यार मैं मरूंगा, नहीं, मुझे पहले वहां तक पहुंचना है, साथियों को सूचना देनी है। हाथ की हड्डी निकल गई थी, पैर की पूरी मसल्स निकल गई थी, हिम्मत नहीं तोड़ी थी, हताश और निराश नहीं हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था। 5-6 मीटर उनके पीछे खिसटता रेंगता गया भी था, उनको वहां से खदेड़ा भी था, भगाया भी था, ऊपर की तमाम इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की, फिर वापस भी आया। हाथ टूट करके लटक गया था, सिर्फ चमड़ी बची हुई थी, तोड़ने की चेष्टा भी करी, टूटा भी नहीं। उठा करके कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा करके नीचे आया। और ये आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम आस्था, विश्वास से, निष्ठा से, समर्पण से किसी कार्य को करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, वो शक्तियां साक्षात आपके सामने होती हैं। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने उन चीजों को जिया है, मैंने वो उनके साक्षात्कार किए। तो आप जब बता रहे हैं ना, मैं सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। मैं बेबस लाचार था, चल नहीं सकता हूं। ये भी था कि मुझे ये भी पता नहीं है कि यहां से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना कहां जा। तभी आवाज सुनाई दी, इसने बोला बेटा इस नाले से नीचे लग। क्योंकि हम जब रोते हैं ना तो लोग बोलते हैं यार कायर है। रोना कोई कायरता नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है। जैसे लाफ्टर थेरेपी है, हंसना थेरेपी है, वैसे रोना भी एक थेरेपी है। जब हम रोते हैं या हंसते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या है? हम बॉडी, शरीर नहीं है। ये पश्चिम भी आज मान रहा है हिंदुस्तान की संस्कृति को कि हम बॉडी या शरीर नहीं है, हम सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर इस धरती पर कुछ काम करने के लिए दिया गया है। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते की बात करते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो जब मैं अपने रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया और तुरंत आवाज आई, बेटे योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर 500 मीटर पहाड़ी पर उड़कता हुआ नीचे आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। जो आप फिल्मों में देखते हैं, जब कोई ग्रेनेड फटता है, छत विछत हो जाती है उसकी कपड़े,
सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, लेकिन विश्वास था अंदर जिंदा रहूंगा। उसी विश्वास ने मैं जिंदा रखा। पीछे कमांडिंग ऑफिसर तक लेके आए, कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे, कंधे पे डाल करके लेके आए। मैं पानी के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं दे रहे, क्योंकि वो मुझे जिंदा देखना चाहते थे। मतलब कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा। जब तक शाम हो गई, ब्लड तो बह गया था, फर्स्ट एड भी हुआ था, लेकिन ब्लड इतना निकल के दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। फिर जब कमांडिंग ऑफिसर के पास गया, उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? नहीं साहब, तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, जय हिंद साहब। सर्दी लग रही है बहुत तेज। तो पिता है हमारा। अपने टेंट में लेटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी आई महसूस हुई। फिर एकदम से बोला, कुछ बताएगा? सब थोड़ा सा पानी पिलाओ। जबान अटने लगी। डॉक्टर आया दौड़ करके, उसने ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी और एनर्जी सी आई। तब फिर मैंने ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन से उससे अवगत कराया। फिर लास्ट में उन्होंने बस यही कहा, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है, हम और क्या दे सकते हैं जवान को? मगर सर, फील्ड पट्टी और अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए। तो जैसे माँ बाप है, बच्चे से सबसे यही पूछते हैं, बेटा खाना खाया? उन्होंने एकदम से पूछा, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? भूख नहीं लगती है। तो कहते कहते तभी फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर पता नहीं मुझे कहाँ पर 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में। वहीं पर पता चला टाइगर हिल के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल का युद्ध यू टर्न था, सीज फायर हो गया। और फिर आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे भी यहाँ दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफर किया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने। और फिर वापस भारतीय सेना में गया, 25 साल भारतीय सेना में सेवा की। तो आप जब सेना में दोबारा गए तो एज ए सोल्जर ही गए कि कुछ अलग पोजीशन? हाँ, अलग मुझे प्रमोट कर दिया गया था, नायक बना दिया था। हाँ, फिर वहीं से फिर दोबारा से हवलदार बना, जो हमारे जो क्वालिफिकेशन होती है। तो फिर हवलदार से नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर। फिर उसी टाइम पे फिर एक ललक जो होती है ना, जिद, देखो यहाँ भी आई। जब तक हमारे अंदर कुछ चीज हिट नहीं होती ना, तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो कुछ जो शरद यादव है, डीपी यादव, ये कुछ मंत्री थे, इन्होंने गाँव में जाकर के सम्मान करना था। तो मुझे हॉस्पिटल से लेकर के गए गाँव में। कभी स्कूल के अंदर क्लास में खड़ा नहीं हुआ। आज 25 से 30 हजार की भीड़, वहां मेरे से नेता लोग बोल रहे हैं कि खड़ा होकर के 2 शब्द बोल। मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, मेरी घबराहट हो रही है। उन्होंने माइक पकड़ा दिया, बोला तेरे लिए आए, हमारे लिए नहीं आए। माइक पकड़ा, ऐसे हाथ कांप रहा था, पैर कांपने लगे। फिर इतना ही बोल पाया, मैं आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन उस समय फिर एक फील हुआ, नहीं योगेंद्र, ये तो जीवन भर का है, कैसे करूं? फिर सर, मैं 10वीं पास था, इंटर किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के 2 कोर्स किए, फिर 8 साल एज ए इंस्ट्रक्टर रहा। और इससे फिर धीरे 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 जीवन में परिवर्तन हो गया। फिर आप आईआईटी में गए स्पीकर, आप आईएम में स्पीकर गए, आप आईआईटी दिल्ली में स्पीकर गए। अमेजिंग जर्नी सर, अमेजिंग। मतलब आपकी पूरी लाइफ ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक सुन रहे हैं ना, यार आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हो आज लाइफ में ना। छोटी छोटी लर्निंग जो है, हमने शुरुआत इस बीड़ी के बंडल से इसलिए की थी ना, कि छोटी सी बीड़ी ना हमको इतनी बड़ी चीज सिखा जाती है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। बस मकसद यही था। मतलब जब मैंने आपकी बुक पढ़ी, मैं कहूँगा मैंने बुक पढ़ी भी नहीं, जब मैंने पहली बार बुक का कवर देखा ना, मैंने उसी वक्त अरूप को फोन लगाया। मैंने कहा, अरूप एक रिक्वेस्ट है, एक तो मुझे बुक चाहिए, वैसे मैं ऑर्डर कर लूँ, लेकिन मुझे योगेंद्र सर को अपने पॉडकास्ट में चाहिए। अरूप ने कहा, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि सर कैसे करके आ जाए। और शायद हमने 2-3 बार 4 बार कोशिश किया, बट टाइम नहीं मैच कर पा रहा था, बीच में कारगिल दिवस आ गया था। तो मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू सृष्टि पब्लिशर्स एंड अरूप की आपने ऑर्गेनाइज करवाया। और इतना मोटिवेटिंग, मतलब मैं तो खुद सर के बराबर ही हूँ एज में, 7 साल 7 दिन छोटा हूँ, पर आप में इतना मोटिवेट किया ना, मतलब लाइफ में ऐसा लगता है कि यार अभी तो ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार 40 के ऊपर तो आधी जिंदगी हो गई,
मतलब इस पूरे शो के बाद लग रहा ना कि अभी तो जिंदगी चालू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा था जैसे फौज में जब भर्ती हुआ था कि ये मेरी जिंदगी है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में मुझे बहुत लगा कि नहीं, अब जिंदगी स्टार्ट हुई है। अभी पिछले साल जब कोटा में वो सुसाइड चल रहा था, तो एलन में उस दिन जिस दिन मैं गया था, मुझे अंदर से एक बेचैनी हुई। ये भारत का युवा नहीं मर रहा, भारत मर रहा है। मुझे कुछ करना है। मैं जाकर के एलन से, कि वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे जाकर के मिला। मैं कहा मुझे कुछ यहाँ सेशन लेने का मौका दिया जाए। मैंने सेशन शुरू किया। सर जिस दिन मैं गया था उस दिन 25वीं लड़की ने 10वीं मंजिल से सुसाइड किया था। 1.5 महीना 1,60,000 स्टूडेंटों से संवाद किया, सुसाइड 0 हो गया। अब मैं उनके 3.5 लाख स्टूडेंटों से संवाद करता हूँ। ये तो एक वो हो गया। फिर आज इन बच्चों के सामने इस वर्ष जो 2024 है, ये कारगिल जीत के जो है रजत जयंती वर्ष है, 25 साल 300 प्लस फैमिलियों से मैं इन यूथ को मिलाया है, लेके आया हूं उनके सामने। तो इसलिए मन में आया यार, मेरे साथ जो लड़े थे ना, मैं एक यूनिट तक सीमित नहीं रहा। इंडियन आर्मी के 545 भारत माँ के बेटों ने शहादत दी है। मगर जब हम चलते हैं ना, लास्ट में बोला जाता है आखिरी लेटर लिख दो। तो आखिरी लेटर में क्या लिखते हैं? यार मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। लेकिन जब चलते हैं ना मस्ती में, ये तो पता है ना मरना तो है। तो आपस में जैसे हम आप बैठे हैं, यार अगर मैं मर गया ना तो एक बार घर जाना, देखना वो क्या कर रहे हैं। मुझे फील हुआ यार सबके साथ तो ऐसे ही होता है। मैं जब 300 प्लस फैमिलियों से अभी मिला हूं ना, 301 अलग अलग कहानी है। किसी के 2 महीने का गर्भ था, किसी का 1 साल का बच्चा था, किसी के 5 साल के बच्चे थे। 26 जुलाई देश के लिए कारगिल का युद्ध बंद था और उनके जीवन का युद्ध शुरू हो गया था। 25 साल हो गए वो अपने जीवन का युद्ध लड़ते लड़ते। आज जब स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, मैं उन परिवारों को भी कहता हूं जो छोटी सी समस्याओं से हताश निराश हो जाते हैं। अरे जाओ आपके गांव शहर मोहल्ले में कोई शहीद का परिवार रह रहा होगा, उसके चरणों को छू के देख लेना, तुम्हारी समस्या इतनी सी दिखाई देगी, पल भर के अंदर खत्म हो जाएगी। आज स्टूडेंटों से कहा यार तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए तुम इतने हताश निराश होते हो। इसलिए इसके लिए तुम अपनी माँ और इस भारत माँ को कायरता के उसमें लेके जाते हो, क्योंकि कोई माँ कायर और डरपोक पैदा नहीं करती है। तुम सुसाइड करके तो उनको बदनाम करते हो। अरे ये देखो ना, ये 22 साल की 21 साल की लड़की होगी उस समय, जिसने अपने बच्चे को अपने गर्भ में पाला, 25 साल उसको संवारा, और आज अपने पैरों पे खड़े करके आज हमारे बीच आस की, विश्वास की और साहस की प्रतिमूर्ति है। इसके चेहरे पे देखो कभी जो है ना तुम्हें शिकस्त नहीं दिख रही होगी। ये भी तो हमारे देश की बेटी है ना, ये उसकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। इससे बड़ा और क्या मोटिवेशन होगा। बस ये जीवन का मैंने एक लक्ष्य था मेरा कि अब आगे चल करके मैं यही सोचूंगा, हर साल उन परिवारों को कहीं ना कहीं जो भी शहीद हो रहे हैं उनको यूथ के बीच में लाना, ये मेरे जीवन का मकसद है। मेरे जीवन का आखिरी मैं ये देखता हूँ, लोग जिंदगी जीते, मैं मौत को जीता हूँ कि यार मेरी मौत भी हो तो युवाओं के बीच हो। क्योंकि देखते हैं ना आप, जिस तरह की एनर्जी से के साथ में रहते हो तो वैसे ही आपकी हाव भाव होते हैं। तो मैं तो युवाओं के बीच रहता हूँ, आज भी युवा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए और इतना मोटिवेटिंग चीजें बताने के लिए। आपकी पूरी लाइफ ही मोटिवेटिंग, मतलब मैं शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास, मैं बोल नहीं सकता, मतलब क्या बोलूं मैं। दोस्तों प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये बुक जरूर पढ़ें, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। सर की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, अमेजिंग। मतलब आज हमने जितनी बात की है ये इस बुक का मतलब 5% भी नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। प्लीज ये हिंदी, इंग्लिश और मराठी में भी है, तो जरूर पढ़िएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बुक की मार्केटिंग करनी है, कोई पेड पॉडकास्ट से नहीं भाई, ना ये पेड पॉडकास्ट से, ना या कोई बुक की मार्केटिंग करना चाहता हूँ।
सर को इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ। मुझे लगा कि यार ये ऐसा कंटेंट है, ये ऐसी ट्रू स्टोरी है जो सबको पता होनी चाहिए। इसलिए बस मैं आपसे चाहता हूं कि यार ये किताब जरूर पढ़ना, आपके जीवन को एक लक्ष्य दे देगी, आपके जीवन को एक मोटिव दे देगी। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।